आरक्षण का सवाल एक ऐसा सवाल है जिससे लोगों के दिमाग की खिड़की खुल जाती है या खिड़की बंद हो जाती है। ये मैंने देखा है। आरक्षण एक छोटा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है हमारे देश का, लेकिन ऐसा सवाल है जिस पे सोचते हुए लोग अचानक डगमगाने लगते हैं, अचानक हर तरह के प्रेजुडिस उनके सामने आने लगते हैं। और एक बार किसी के दिमाग की खिड़की खुल जाए इस सवाल पे सोचने की, तो फिर वो बहुत दूसरे सवालों पे सोचना शुरू कर देते हैं। इसी लालच में मैं आरक्षण के सवाल पे बात करता हूँ और यही मैंने कल देखा। कल जब हुआ तो इतने सवाल आए जितने और किसी विषय पे नहीं आए। हिंदू मुसलमान से भी ज्यादा सवाल इस विषय पे आए। मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक बात लगी, ज्यादातर सवाल पूछने वालों ने अपना मन बना रखा है। कुछ लोग कहते हैं ये ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है और आप इसको तोड़ने के बारे में क्या करना चाहते हैं। आरक्षण और ज्यादा होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। और दूसरे लोग कहते हैं अब कब तक इनको देंगे, कैसे करेंगे और कितना करेंगे। ये मेरा आपसे केवल ये अनुरोध है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो शायद कुछ सीखने के लिए आए होंगे। मैं बोल रहा हूं इस उम्मीद में कि आपका जो विचार है हो सकता है सुनने के बाद बदल जाए, है ना। इसलिए कम से कम खुले मन से सुने, ये मेरा आग्रह है। सुने खुले मन से। सवाल पूछने से पहले जवाब अगर मेरी जब पॉकेट में है तो फिर तो हम सामने वाले का एग्जाम ले रहे हैं ना, कि मेरे को पता है उत्तर ये देना चाहिए। अगर तुम ये उत्तर दोगे तो तुम काम के आदमी हो। नहीं होगे तो तुम ये हो वो हो, तुम ब्राह्मणवादी हो या तुम फलावादी हो, तुम मेरे विरोधी हो, तुम तो प्रेजुडिस्ट हो, तुम तो यादव हो, तुम्हें तो ये बोलना ही था, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हें तो ऐसा कहना ही था। अगर ये सब बातें हैं तो फिर बातचीत का मतलब नहीं बनता ना। फिर तो आप मेरी जाति का नाम देख लीजिए, मेरे 2 वीडियो और देख लीजिए, निष्कर्ष निकल जाएगा, बातचीत का मतलब नहीं बनता। मेरा विचार है हम बातचीत को खुले मन से शुरू करें, इस मन से कि हो सकता है मुझे पूरी बात समझना हो। तो मैं वहां से शुरू करता हूं जो पिछली बार मैंने बात कही। ये पहली स्लाइड हम डाल सकते हैं। पिछली बार हमने 3 सिद्धांत की बात कही थी। मैंने कहा था कि एक अच्छे समाज का आदर्श होना चाहिए कि वो समाज इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, बराबरी के अवसर दे। अवसर का कोई फायदा बेहतर उठाए कोई कम उठाए अलग बात है, लेकिन अवसर तो बराबर मिलने चाहिए। और बराबर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इजाजत दे, तो वास्तव में बराबर अवसर मिले हर व्यक्ति को। दूसरा कदम ये लिया था कहने के लिए कि आज हम जिस समाज में जीते हैं ये कोई बराबरी का समाज तो नहीं है। हम सब जानते हैं, हमारी आंख के सामने है, बहुत आंकड़ों की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो और दिखा दूंगा, आप प्रश्न पूछिएगा मैं जरूर दूंगा। इसका मतलब है कि तीसरा सवाल, तीसरे सिद्धांत पे हम पहुंचते हैं। चूंकि अवसरों की समानता हमारा आदर्श है, चूंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां अवसरों की समानता नहीं है, इसलिए हमें आज के समाज में बदलाव करने, ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे अवसरों की समानता आ सके। और मैंने कहा था रिजर्वेशन उसमें से एक व्यवस्थाओं में से एक। मैंने याद दिलाया था कि समान अवसरों की समानता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्कूल के दरवाजे खोल दिए और कहा कि अब लड़कियां भी पढ़ने आ सकती हैं, चिंता मत करो। लेकिन ना तो उन लड़कियों के लिए वहां स्कूल में बाथरूम, ना उनके लिए सिक्योरिटी, ना आने जाने की कोई व्यवस्था, तो लड़की कैसे आएगी। औपचारिक रूप से हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हाँ भाई आपके लिए खुला है, ये नहीं होता ना। अवसरों की बराबरी के लिए विशेष अवसर देने पड़ते। मैंने एक बात बार बार कही थी क्योंकि हम बहुत एलिमेंट्री मिस्टेक बहुत बार करते हैं। इक्वालिटी का मतलब हम यूनिफॉर्मिटी मानते हैं कि साहब आप ही कह रहे हैं इक्वल तो फिर सबको बराबर मिलना चाहिए। बराबर का मतलब ये नहीं है कि एक समान, बराबर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बड़ा हर कोई एक तरह का कुर्ता पहनेगा, हर एक को बराबर दूध पीने को मिलेगा, ऐसा नहीं करते ना। बच्चे को ज्यादा दूध देते हैं, उसकी जरूरत होती है। बड़ों को लंबा कुर्ता देते हैं, उनका शरीर ऐसा होता है। ये बराबरी है, ये कोई गैर बराबरी नहीं है। इसी तरह से समाज में यदि हमें अवसरों की समानता लानी है तो हमें विशेष अवसर देने पड़ेंगे। डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज से ही जेन्युइन इक्वालिटी। ये मैंने कहा था, अब हम आगे चल सकते हैं। ये बात बताते हुए मैंने कहा था कि हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है
वो 4 उसके डायमेंशंस हैं, 4 कोनों से आ रहे हैं। कौन सा? लोकेशन, यानी कि अमीर गरीब। देखिए कितने सुंदर स्लाइड्स बनाए हैं इस बार हमारे साथियों ने, और सुंदर आ रहे हैं। अपने साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो चीजें मैं कागज पे लिख के कच्चा पक्का किया करता था, वो आपने इतने सुंदर स्लाइड्स में अब आना पेश करना शुरू कर दिया। हमारे समाज में 4 आयाम हैं इनइक्वालिटी के। लोकेशन, यानी कि शहर गांव का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। क्लास, अमीर गरीब का, जिसके बारे में पिछली बार भी बात खूब हुई थी, आज भी करेंगे। अमीर गरीब का अंतर इस देश के सबसे बड़ा अंतर है, मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं कभी। तीसरा जेंडर, मर्द औरत का अंतर। और चौथा कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, इसका। ये जो पीले रंग में 4 चीज दिखाई दे रही है, ये चारों, ये प्रिविलेज का घेरा है। जब हमें विशेषाधिकार, इस देश में विशेषाधिकार किसे? जो शहरों में है, खासतौर पे मेट्रो में है। जो अमीर है, इस देश में अमीर लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, क्योंकि ये मुहावरा सा बन गया है मिडिल क्लास कहना अपने आप को। जो भी इस देश के टॉप 10% लोग हैं, अपने आप को अमीर नहीं कहते, वो कहते हैं हम मिडिल क्लास। चलिए मिडिल क्लास मान लीजिए उसे। और जो मर्द हैं, और जो जाति से अपर कास्ट जिसको बोला जाता है, पहले का मुहावरा हुआ करता था द्विज, ट्वाइस बॉर्न, उसको कहा जाता है। ये है प्रिविलेज का दायरा। जो लोग इनमें से किसी ना किसी एक दायरे में हैं, वो इस देश में विशेषाधिकारधारी, वो प्रिविलेज लोग हैं इस देश में। जो एक से ज्यादा 2 बॉक्स पे टिक कर सकते हैं, वो काफी प्रिविलेज है। जो चारों बॉक्स पे टिक कर सकते हैं, यानी कि बड़े शहर में पढ़ने वाला वो लड़का जो कि अमीर तथाकथित मिडिल क्लास परिवार से है और सवर्ण है, वो चारों मायनों में प्रिविलेज्ड है। ये प्रिविलेज हमारे को इस समाज में समझने, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, अब हम इसे हटा सकते हैं। हम कई बार बात करते हुए कौन बैकवर्ड है, कौन पिछड़ा हुआ है, उसके लिए मैं क्या करूं इत्यादि, इसकी बात करते हैं। प्रिविलेजेस की बात हम नहीं करते। प्रिविलेज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। ये अ, जो सोशियोलॉजी सतीश देशपांडे, जिनका मैंने कल नाम लिया, कहा जरूर हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि सबसे बड़े दुनिया के इनजस्टिस तब होते हैं जब कुछ प्रिविलेज है जो अपने आप को छुपा लेते हैं, जो स्वाभाविक लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं। हर कोई अब नॉर्मल है, हर एक का नाम है, मेरा कोई नाम नहीं है क्योंकि मैं तो सामान्य हूं। और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अपर कास्ट, अपर क्लास, शहर में रहने वालों का, मर्दों का जो प्रिविलेज है, वो कुछ ऐसा ही है। ये बिल्कुल सामान्य दिखता है, इसकी कभी शिनाख्त नहीं होती, इसको कभी नाम नहीं दिया जाता, इसको कभी आप इस पे उंगली नहीं रखते। हमें ये करने की जरूरत है। सुनने वाले जो भी तमाम साथी, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो इस चारों में से किसी ना किसी एक दायरे में तो जरूर आते होंगे, नहीं तो ये सुनने की नौबत ही ना आती, आप यहाँ तक पहुंचते ना शायद। तो हम में से जो लोग इन चारों में से किसी ना किसी एक पर अपनी उंगली रख सकते हैं, हाँ ये तो मैं हूं, और जो 3 उंगली रख सकते हैं, 4 उंगली रख सकते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा सोचें कि हम कितने प्रिविलेजेस से आए। कई लोगों ने सवाल पूछा, अब तो जी कास्ट थी, हो गई थी जी, पुराने जमाने की थी, अब तो चली गई, अब बताइए मैं क्यों भुगत रहा हूं उसको। मैं कहना चाहता हूं मेरे साथी, हम भुगत नहीं रहे, आप उसका फायदा उठा रहे। जाति का, जेंडर का, क्लास का, अर्बन का फायदा उठाने के लिए आपको छाती ठोक के नहीं कहने की जरूरत मैं मर्द हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं महिलाओं से बड़ी सिंपैथी रख सकता हूं और मर्द होने के सारे फायदे उठा सकता हूं। इतने फायदे हैं मर्द होने के जो बहुत नेचुरली आएंगे। रात 8 बजे बाहर निकलने से पहले मैं इधर उधर देखता नहीं, सोचता नहीं, आजकल कोरोना का जमाना है सोचते हैं, नहीं तो सामान्यतः घर में 9 बजे घर से बाहर निकलते वक्त आपको मुझे सोचना नहीं पड़ता ना, जो मर्द है, औरत को सोचना पड़ता है। ये प्रिविलेज है जो अनडिफाइंड है, जिसे हम नोटिस भी नहीं करते। जाति का प्रिविलेज भी ऐसा ही प्रिविलेज है, जिसे अगर हम नोटिस करना शुरू करें तो हम जानेंगे कि बाप रे बाप, इसमें तो बहुत कुछ है जो अनजाने में मेरे साथ आ गया है। आज जहां मैं खड़ा हूं, वो ऊंचाई मैंने हासिल नहीं की है, वो एक प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं। वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए किसी और ने तैयार किया।
और मैं तो भूल भी गया हूं कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। मैं अपने आप को इतना ऊंचा ना समझूं, मैं उस प्लेटफॉर्म को देखूं जिस पे मैं खड़ा हूं। और जो दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा लंबा है लेकिन प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा और इसलिए मुझे अपने से नीचा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में समझ बने। ये उद्देश्य था पिछली बार कुछ बात रखने का। इस बीच में एक दो इंटरेस्टिंग चीजें और लेके आया। आप देखिए, इसको अगली स्लाइड में हम डाल सकते हैं। अ, दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में ये मैं आपके पास साउथ अफ्रीका का डेटा लेके आया। साउथ अफ्रीका, स्क्रीन शेयर करने में अगले पे जा सकते हैं आप। कई बार क्या होता है, मदद होती है अगर हम अपने देश की बात ना सोचें। अगर हम किसी और देश की बात सोचना शुरू करें तो उससे हमें बहुत आसानी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि हम इंडिया की नहीं, साउथ अफ्रीका की बात करें। साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं अपार्थाइड थी। साउथ अफ्रीका में कितने प्रतिशत लोग ब्लैक हैं? अप्रोक्सीमेटली 80 या 75%। 76 है उनके लेटेस्ट सेंसस वगैरह के हिसाब से। 76% ब्लैक लोग, और व्हाइट्स कितने हैं वहां? सिर्फ 9%। माइनॉरिटी है व्हाइट्स, बहुत छोटी माइनॉरिटी है। लेकिन अपार्थाइड के खत्म होने के 25 साल बाद भी वो कितनी बड़ी, कितने वेल प्रिविलेज्ड है, उसकी तस्वीर इस ग्राफिक में मिलती है। इस ग्राफिक में टॉप पे एक सीधे नीले रंग की लाइन है ना, ये लाइन दिखाती है कि व्हाइट लोगों की इनकम क्या है साउथ अफ्रीका। पिछले 100 साल की तस्वीर आपको दिखा रही है। पीले रंग के जो लोग हैं ये एशियंस हैं, क्योंकि वहां काफी इंडिया के भी लोग हैं, दूसरे एशिया के देशों से आए हुए लोग हैं। लाल लाइन है कलर्ड लोगों की, यानी कि जो मिक्स्ड रेस के लोग होते हैं, कलर्ड बोला जाता है। और हरे रंग की लाइन है ब्लैक लोग। अब आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क है ना ब्लैक्स में और व्हाइट्स में। और अगर साउथ अफ्रीका का आपका कोई दोस्त, मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूं, देखिए हरे रंग की लाइन कितना नीचे चल रही है और वो नीले रंग की लाइन जो कि व्हाइट्स की लाइन है कितनी ऊपर है। और ये तो स्थिति है 25 साल बाद अपार्थाइड के, जबकि फॉर्मल इक्वालिटी हो गई है, अपार्थाइड खत्म हो चुका है, फॉर्मली आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कानून बन चुके हैं, कलर्ड लोगों को कुछ फायदा हुआ है, एशियन लोगों को फायदा हुआ है। अभी भी ब्लैक्स व्हाइट्स की तुलना में लगभग वही खड़े। ये बात मैं दो कारण से आपको बताना चाह रहा था। एक तो ये कि प्रिविलेजेस की नेचर ऐसी होती है कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अब इसे हटा सकते हैं। प्रिविलेजेस लंबे चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज प्रिविलेज था, कल आपने दरवाजा खोल दिया और प्रिविलेज खत्म हो गया, ऐसे नहीं। प्रिविलेज एक प्लेटफॉर्म जब बना देते हैं तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है वो आगे बढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के अंदर देखा। दूसरा मैं इसलिए भी कह रहा था, साउथ अफ्रीका का मैं किस्सा इसलिए बताना चाह रहा था कि हम हिंदुस्तानी कई बार सोचते हैं अरे साउथ अफ्रीका में तो कितना इंश्योरेंस सिस्टम था, कितना बुरा उन लोगों ने काम किया, और हम सोचते हैं कि हम तो कितने अच्छे हैं। एक्चुअली बहुत अलग स्थिति हमारी नहीं। सुनने में अजीब लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन आज भी हमारे समाज में जो इनइक्वालिटीज हैं बहुत बड़ी है। साउथ अफ्रीका में हमने देखा 76% लोग ब्लैक्स, बाकी सब दूसरी रेसेस के, सिर्फ 9% व्हाइट। और वहां की प्रॉपर्टी में आधे से ज्यादा शेयर इन व्हाइट लोगों के पास है, जो सिर्फ 9% पॉपुलेशन में। एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। आज भी एजुकेशन में अंतर होगा तो नेचुरली जॉब्स में भी फर्क पड़ेगा, है ना। अब आपको मैं इंडिया के आंकड़े याद दिलाऊं जो कल हमने बात किया था। नेक्स्ट स्लाइड हम दिखा सकते हैं, जो कि इंडिया के आंकड़े दिखा रहा है। मैंने आपके साथ बात की थी कि इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी का क्या है। जरूरत नहीं होनी चाहिए दिखाने की, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और मैं हैरान होता हूं कि अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं होता कि हमारे समाज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये है SC ST OBC अपर कास्ट। देखिए SC ST इनके बारे में सेंसस का आंकड़ा मिलता है, सबको अंदाजा है
कि ये अप्रोक्सीमेटली 2011 में 24-24.5% थे, अब तक 25 हो गए होंगे, तो मैं 25% पकड़ रहा हूँ। ओबीसी कितने हैं इसके बारे में बहुत माइथोलॉजी है, बड़े विवाद हैं, आज तक हमने इसके आंकड़े कभी इकट्ठे नहीं किए, लेकिन फॉर्चुनेटली एनएसएस में इकट्ठे हो रहे हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो तमाम एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने के बाद मैंने देखा 45 पे हम कह सकते हैं, 45% ओबीसी। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखिए कितने बन गए, 70%। एससी, एसटी, ओबीसी, ये 70%। जब यूएस के अंदर चर्चा होती है रेस के बारे में, ब्लैक्स के बारे में, तो वहां तो 12-15% ब्लैक्स, बाकी देशों में संख्या में कम। हमारे यहाँ, इसलिए मैंने साउथ अफ्रीका की बात, हमारी स्थिति साउथ अफ्रीका जैसी। जो लोग सबसे दबे हैं वो जनसंख्या के 5-10% नहीं है जिनके लिए कुछ छोटा मोटा अरेंजमेंट करने की जरूरत है, वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है हमारे देश में। तो एससी, एसटी, ओबीसी मिला के 70%। और ये अपर कास्ट हिंदू कितने हैं, मैंने बताया था बच गए 30 में से अंदाजन 9% हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, लेकिन जो हिंदू भी नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस के अंदर एक हिस्सा है, क्रिश्चियंस आधे से ज्यादा क्रिश्चियन ओबीसी या एसटी होते हैं। भारत के अंदर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस काफी एससी और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, एससी नहीं, माफ कीजिएगा, क्योंकि वहां पे टेक्निकली अलाउड नहीं, एसटी और ओबीसी। मुस्लिम्स का आधा के करीब हिस्सा ओबीसी है। सिखों में दलित और ओबीसी का अनुपात लगभग आधे के करीब, तो इसलिए, और उन सबको हमने ओबीसी और दलित में गिन लिया। तो सिर्फ ये देखना हो अपर कास्ट इस देश में कितने हैं, 30%, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी जो नहीं। और अपर कास्ट हिंदू कितने हैं, 21%, 21%। अब मैं चाहता हूं हम अपने इर्द गिर्द देखें, समाज को देखें, जिस भी सर्कल में आप जाते हैं उसमें देखें और पूछें कि जो लोग समाज में, देश में 21% हैं, वो मेरे जानकारों के दायरे में कहीं 60-70% तो नहीं है। जिन्हें मैं देखता हूं उन लोगों में कहीं वो तो 80% नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साउथ अफ्रीका में खेल होता हो वो दिख जाता है क्योंकि वहां ब्लैक और व्हाइट चमड़ी का रंग है, साफ दिख जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होता हो। एक दो आंकड़े मैं आपके सामने पेश करता हूं। मैंने कल जिक्र किया था, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा सकते हैं। मैंने कल जिक्र किया था हायर एजुकेशन सर्वे पे। भारत सरकार हर साल एक सर्वे करती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये उस सर्वे से रिपोर्ट है। जी बिल्कुल ठीक दिखाया आप। ये सर्वे से हमने देखा कि हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस का मतलब देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ इंस्टीट्यूशन जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है, जैसे आईआईएम है, आईआईएससी, आईआईटीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ऐसी तमाम चीजों को नेशनल इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इनमें अपर कास्ट की संख्या कितनी, ये आंकड़ा दिखाई देता है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी का आंकड़ा दिखता है, उसको जोड़ दीजिए तो अपर कास्ट पता लग जाए। एससी, एसटी, ओबीसी जो हमारे समाज में 70% है, वो आज भी इतने साल रिजर्वेशन के बावजूद, कोटा होने के बावजूद सिर्फ 37% है इन तमाम इंस्टीट्यूशंस। और जो अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के जो कहते हैं, जो जनसंख्या में 30% है, वो 63% है यहां, यानी कि डबल से ज्यादा है। इसलिए मैं उन साथियों से बार बार आग्रह करूंगा जो कई बार कहते हैं ना कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रिजर्वेशन के नाम पे भेदभाव हमसे हो रहा है। मैं इतना कहूंगा भाई, थोड़ा सा इस आंकड़े को देख लीजिए। जो लोग 30% पॉपुलेशन में है, वो 60% है यहाँ पे। ये तो सिर्फ एडमिशन की बात है, ऑर्डिनरी, ये टॉप की बात मैं नहीं कर रहा। टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन स्टूडेंट जो आगे जाके नौकरी किसको क्या मिलेगी वो अलग बात है, उसमें वो 63 है, डबल से ज्यादा शेयर ऑलरेडी है। इसके बाद भी ये महसूस करना कि मेरे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है,
ये तो ठीक बात नहीं होगी ना। कोई व्हाइट आके आपको कहे कि हाँ यार पहले अपार्थाइड हुआ करता था लेकिन आजकल तो बड़ा ब्लैक वगैरह का कर दिया, आजकल तो बस ब्लैक्स का ही बोलबाला है, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप उनको मेरे वाला एक ग्राफ दिखाएंगे ना, पिछले वाला, कहेंगे यार मेरे को तो अभी भी ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। ये फर्क हमें देखना चाहिए। ये मैंने आपको ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का डेटा दिया। अगर ये डेटा मैं आपको टीचर्स के बारे में देता जो यहाँ पे नहीं, टीचर्स में अपर कास्ट के टीचर्स 75%, SC ST OBC मिलाकर सिर्फ 25%। और ये तब जबकि रिजर्वेशन है, और इन तीनों के लिए मिला के 49.5% रिजर्वेशन है, उसके बावजूद 25%। आप सोचिए अगर ना होती तो क्या होता, ना होती तो क्या होता। इसकी एक मिसाल हम मीडिया में देख सकते हैं। आप ये अगली स्लाइड दिखाइए। ये छोटी सी तस्वीर, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को अगर बड़ा कर सके, ये मैंने स्क्रीन ली थी, ऑक्सफैम ने पिछले साल एक स्टडी की थी हिंदुस्तान के मीडिया के बारे में, और वो बताती है कि हमारे मीडिया में कितने परसेंट लोग किस बैकग्राउंड से। तो देखिए पहला आंकड़ा है कि 88%, हाँ जहां पे ये कर्सर आया है ये दिखा रहा है कि 88%, यानी कि 121 में से 106, अंदाजे से पढ़ रहा हूं मैं, इतना क्लियरली देख नहीं पा रहा हूं। ये सब लोग, मैं भी अपने उस पर देखना शुरू कर देता हूं। 88% जो डिसीजन मेकर्स हैं हमारे मीडिया के, वो सब अपर कास्ट से हैं। 4 में से 3 जो डिबेट करने वाले एंकर्स होते हैं वो भी अपर कास्ट से हैं। हाँ, कितने SC ST हैं या OBC हैं, इसका आंकड़ा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक भी नहीं है SC ST से। 121 जो टॉप न्यूज मेकर्स हमारे मीडिया में क्या खबरें बननी चाहिए तय करने वाले 121 लोग, पिछले साल का सर्वे है, उनमें से एक भी SC नहीं है, एक भी ST नहीं है। और ये जो एंकर्स का बता रहे हैं, फ्लैगशिप डिबेट के एंकर, उनमें से एक भी OBC भी नहीं है। ये हमारे मीडिया की हालत है इस वक्त। अब देखिए जो 70% पॉपुलेशन में है उनका 10%, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो 30% आ गया, यहां तो एक भी नहीं है, 37% वहां आ गया, यहां 0। जो अंग्रेजी में आर्टिकल लिखने वाले हैं उनका स्थिति है, मैंने बताया था कि 72% लोग जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो अपर कास्ट से हैं। इतना ज्यादा डोमिनेंस। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जी एक तरफ तो लोग कहते हैं रिजर्वेशन की है, जब मैं बताता हूं कि रिजर्वेशन से ये फायदा है, तो फिर कई बार कहते हैं अब तो हो गया ना फायदा, अब क्या जरूरत बची है, और ये रिजर्वेशन ना होता तब भी ये हो जाता ना। मैं कहता हूं अगर हम जानना चाहते हैं कि अगर रिजर्वेशन ना होता तो क्या होता, क्या रिजर्वेशन से फायदा हुआ या नहीं आया, कि मीडिया में 70% से ज्यादा लोग जो कि डिबेट्स में आते हैं वो अपर कास्ट के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के विचार को केवल कास्ट से देखना चाहिए, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जब लोग करते हैं तो मैं झगड़ लेता हूं उनके साथ कि हर एक के विचार को कास्ट से आप नाप नहीं सकते। लेकिन अगर इतना उल्टा काम, आप साउथ अफ्रीका में जाए और आपको टीवी पे सिर्फ व्हाइट 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 लोग दिखाई दें, तो आप पूछेंगे अरे भाई यहाँ तो मैंने सुना था 75% ब्लैक लोग रहते हैं, उनकी आवाज कहाँ है? आवाज होनी चाहिए ना। ये सवाल यहाँ उठता है। और वो जो कहते हैं कि रिजर्वेशन से क्या फायदा हुआ, मीडिया में रिजर्वेशन नहीं है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। एक और जगह है जहां रिजर्वेशन नहीं, वो है जुडिशरी, हायर जुडिशरी। मैं फिलहाल ये नहीं कह रहा कि हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, इस पे हम अलग से बहस कर लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूं जहां रिजर्वेशन नहीं है आज भी वहां क्या स्थिति। आपको मैंने बताया मीडिया का। आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर के सीईओज में देख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के सीईओज में कितने SC ST OBC हैं, जरा चेक करके देखिएगा। बड़ी कंपनियों के बोर्ड में किस जाति के लोग बैठते हैं, चेक करके देखिएगा। जुडिशरी, सरकारी नौकरी में बता रहा हूं, जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन नहीं है।
नतीजा क्या? इसके आंकड़े नहीं मिलते, आंकड़े दिखाए नहीं जाते। दुनिया में जो सबसे बड़े शोषण होते हैं, उसकी सूचना मिलती नहीं है, सूचना बिखरी हुई होती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है सूचना लेने की।